हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू KGC। सो यार, हमारा चैप्टर 1 जो था उसका टॉपिक 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। ओके, सो अब हम लोग पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज, और लैंड रिसोर्सेज में हम लोग लैंड रिसोर्सेज डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे और मेजर सॉइल्स कवर इन इंडिया पढ़ेंगे। ओके, कौन कौन सी सॉइल इंडिया में पाई जाती हैं, किस जगह में, किस स्टेट में कौन सी सॉइल पाई जाती है, हम लोग उसको बेसिकली देखने वाले हैं। तो आपका चैप्टर ये 1 ही है, और ये मैंने इसका सेपरेट वीडियो इसलिए बनाया बिकॉज ये मिक्सअप ना हो, क्योंकि आपको इसमें कोई भी चीज़ मगअप नहीं करनी है, आपको कोई भी डेटा रटना नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है और देन उसको आपको पेपर में अप्लाई करना है। ओके, सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंड रिसोर्सेज, और इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे कि पहली चीज़ कि कौन कौन सी लैंड्स में कौन कौन सी सॉइल्स पाई जा रही है, हमारा इंडिया में जो सॉइल कवर है वो कैसा है, ठीक है, किस स्टेट में कौन सी सॉइल है, बेसिकली अब हम लोग ये देखने वाले हैं। ओके, सो या वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दी चैनल, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो। और ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, लैंड रिसोर्सेज में हमें पढ़ना है कि हमारी लैंड क्या है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि लैंड हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे वेजिटेशन होती है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ होती है, यहाँ पे ह्यूमन लाइफ रहती है, यहाँ पे आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो। ओके, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी यहीं पे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिकली यहाँ पे पाई चार्ट बना हुआ है, इस पाई चार्ट में जो ये ब्लू पोर्शन है ये हमारे प्लेन्स को दर्शाता है। प्लेन्स यानी प्लेन एरिया जो है जहाँ पे लोग रहते हैं, जो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए एरिया होती है। एंड जो ये मरून कलर का पोर्शन है, आई थिंक मर्जेंटा कलर दिस इज़ ओके, तो मर्जेंटा कलर का जो ये पोर्शन बना है ये माउंटेन्स को दर्शाता है कि हमारे इंडिया में कितने % माउंटेन्स हैं। ओके, तो लैंड का जो पोर्शन है यानी प्लेन्स का जो पोर्शन है वो है 43%, एंड जो माउंटेन्स का पोर्शन है वो है 30%, एंड बचा हुआ जो 27% है वो हमारा प्लेट्यूज़ को जाता है। तो ये प्लेट्यूज़ क्या है? ये प्लेट्यूज़ वो हैं जो माउंटेन्स की तरह तो नहीं बोलेंगे, माउंटेन्स की तरह नहीं होते, बट उनका पोर्शन जो अपर होता है ना वो फ्लैट होता है, लाइक दिस। ओके, तो आप इसको एक टीले की तरह समझ सकते हो। अच्छा, यहाँ पे जो ये प्लेट्यूज़ है ना, यहाँ पे भी लोग रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी सेटलमेंट्स होते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेट्यूज़ होते हैं ना, वहाँ पे लोग हट्स बना के रहते हैं, उनका फिर वहाँ पे फील्ड भी पड़ा होता है, वहाँ पे वो फार्मिंग करते हैं और प्लेट्यूज़ में वो अपना घर बना के रहते हैं, ठीक है। तो ये भी है जहाँ पे लोग रहते हैं। ओके, ये है प्लेट्यू। ओके, प्लेट्यू पोर्शन है अपने यहाँ पे, अपने इंडिया में। ओके, पेनिनसुलर प्लेट्यू भी है अपना। तो ओके, तो अब आते हैं लैंड रिसोर्सेज। हमने समझ लिया कि लैंड किस तरीके से क्लासिफाइड है। ये पाई चार्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बनाना नहीं है, बस आपको डेटा रिमेंबर रखना है कि प्लेन्स हमारे यहाँ 43% है, माउंटेन्स जो हैं वो 30% है, एंड प्लेट्यूज़ जो है वो 27% है। ये सारा एरिया होता तो बेसिकली लैंड का ही है। तो ये लैंड का क्लासिफिकेशन था हमारे इंडिया में। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि लैंड को यूटिलाइज कैसे किया जाता है। तो लैंड जो है वो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल है, फॉरेस्ट के लिए अवेलेबल है, ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए अवेलेबल है, फैलो लैंड्स है। तो इन सबको हम लोग समझते हैं कि ये होते क्या हैं और ये किस तरीके से अवेलेबल है, इनका कैसे यूज़ किया जाता है। तो देखिए, लैंड रिसोर्सेज किस किस तरीके में किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो पहला है फॉरेस्ट, ठीक है। तो आप फॉरेस्ट हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे फॉरेस्ट कवर हैं, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर है। ओके, और फिर उसके बाद भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट हैं जो कि लैंड ही होती है, लेकिन उसको फॉरेस्ट के तरीके से यूटिलाइज़ किया जा रहा है, वहाँ पे फॉरेस्ट ग्रोन है। ओके, दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तो वो जो लैंड है लेकिन वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो पा रहा है। आपने ऐसे सुना होगा कि लैंड तो है बट वहाँ पे कोई खेती नहीं हो पाती है। वाई? क्योंकि वो लैंड बैरन है, वेस्ट लैंड है, ठीक है। दूसरा है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, ठीक है, जो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए है, तो उसमें ये पहली बैरन हो सकती है कि लैंड बंजर है, ठीक है, वहाँ पे वेस्टेज है, मतलब वेस्ट तो मतलब बंजर है कि वहाँ पे कोई आप खेती नहीं कर सकते हो। और दूसरा रीज़न हो सकता है कि वो नॉन एग्रीकल्चरल के लिए है, लेकिन वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग्स बन गई, वहाँ पे रोड्स बन गई, फैक्ट्रीज बन गई, ठीक है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट होता है ना, गवर्नमेंट होती है तो कुछ कुछ लोगों की लैंड ले लेती है अपने कब्जे में, और क्यों? क्योंकि वहाँ से कोई हाईवे निकलना होता है या कुछ, तो वो यही रीज़न है, ठीक है। तो ये लैंड कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। ओके, दूसरा है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड।
तो उसमें फैलो लैंड इंक्लूड नहीं है। उसमें कौन से है, परमानेंट पैस्चर्स और ग्रेजिंग लैंड है। कल्टीवेशन वहाँ पे इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो पैस्च्योर की तरह होता है। अब ये पैस्चर्स क्या होते हैं, ये पैस्चर्स लार्ज ग्रास लैंड की तरह होते हैं जहाँ पे पैस्चराइजेशन होता है, जहाँ पे लोग अपने मतलब जो चरवाहे होते हैं वो अपने गाय भैंस और जो काऊ बफेलो जितने भी उनकी कैटल्स होते हैं उनको वो चराने के लिए ले जाते हैं। तो पैस्चर्स आर दोज लैंड इन विच कैटल्स जो होते हैं वो ग्रेज करते हैं। ओके, तो ग्रेजिंग लैंड होती है। और नेक्स्ट है हमारा लैंड अंडर मिसलेनियस, ट्री क्रॉप्स वगैरह जो होती हैं। ओके, तो जो ट्री क्रॉप्स वगैरह होती हैं, ठीक है, मिसलेनियस के लिए मतलब आप वो वहाँ पे सोन नहीं हो रहा है कुछ, मतलब आप वहाँ पे आप उगा नहीं रहे हो, बट ग्रोव्स वगैरह हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कल्ट्यूबल वेस्ट लैंड, ठीक है, जो कल्टिवेटेड के लिए थी लेकिन अनकल्टिवेटेड थी, बट वो ज़्यादा हो गए 5 साल से। मतलब आपने लैंड को छोड़ दिया है, अब वहाँ पे आप कोई खेती नहीं कर रहे हो और 5 साल के लिए लैंड को छोड़ दिया है, तो वो लैंड भी है, रिसोर्स है, बट वहाँ पे अभी उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता है। शिफ्टिंग कल्टिवेशन मीन्स कि लैंड को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है एंड देन उसको 5 साल 10 साल के लिए छोड़ा जाता है एंड देन उसमें कल्टिवेशन किया जाता है, देन उसमें कोई दूसरी क्रॉप उगाई जाती है। क्योंकि कोई अगर एक क्रॉप उगाते हो ना आप लैंड में, तो क्या होता है, वो पूरा सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स होता है ना वो पूरी क्रॉप वो ले लेती है, तो फिर सॉइल जो होती है वो बिना किसी न्यूट्रिएंट के हो जाती है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, इसलिए लैंड को छोड़ दिया जाता है जिससे कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन जो है वो सॉइल के अंदर चली जाए। और ये नाइट्रोजन वाला जो पार्ट है ये मैंने अपनी ही वीडियो में डाला हुआ है, तो आप उससे देख सकते हो। ओके, तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल क्योंकि प्लांट ग्रोथ के लिए होता है, और जब वो सॉइल जो होती है वो नाइट्रोजन से सफिशिएंट हो जाती देन उसमें खेती की जाती है बाद में। तो इसको लग जाते हैं आराम से 5 से 10 साल या 1 to 5 ईयर्स, तो इसमें लिखा है, बट 5 ईयर्स से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये लैंड जो होती है ये अनकल्टिवेटेड होती है और इसको भी फैलो लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ गए। नेट सोन एरिया, 5th पॉइंट है नेट सोन एरिया, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड टू नेट सोन एरिया। तो ये क्या है, फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड कितना है, कितनी क्रॉप्स हार्वेस्ट हो जा रही है, नेट सोन एरिया उसका ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये लैंड कैसे यूटिलाइज हो रही है ये है। अब हम पढ़ते हैं लैंड कैसे प्लानिंग की जाती है, लैंड यूज़ कैसे किया जाता है। तो जो लैंड यूज़ पैटर्न है इंडिया में वो कैसे है कि लैंड जो है वो दोनों फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स, दोनों से वो डिटरमाइंड होती है, दोनों चीज़ें उसको बताते हैं। फिजिकल फैक्टर्स में आ जाता है टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें फिजिकल फैक्टर्स में आती है। ह्यूमन फैक्टर में क्या आ जाती है, पॉपुलेशन आ जाती है, डेंसिटी आ जाती है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी आ जाती है, कल्चर और ट्रेडिशन आता है। अब इसको समझते हैं बहुत जल्दी से शॉर्ट में कि देखिए लैंड को 2 फैक्टर्स में आप डिटरमाइन कर रहे हो। पहला है फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर यानी उस लैंड का फिजिकल फैक्टर क्या है। टोपोग्राफी क्या है उस लैंड की, टोपोग्राफी का मतलब होता है वो लैंड कहाँ पे है, कितना यूज़ में आ रही, बंजर तो नहीं है, दिस। क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट मतलब उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है। क्लाइमेट होता है लंबे समय से वहाँ पे कैसे ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा सर्दी होती है। जैसे कि अगर हम लोग ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात करें तो ये हमारे नॉर्दर्न पार्ट में होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, और एक्सट्रीम लेवल की सर्दी होती है, एक्सट्रीम लेवल की गर्मी होती है, तो ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो जाएगा। ओके, मतलब दोनों चीज़ें होती बराबर, तो ये क्लाइमेट है। वेदर जो होता है वो एक दिन में चेंज होता रहता है, हर मिनट चेंज होता है, ओके। बट क्लाइमेट जो है वो लंबे समय से चला आ रहा आपका वेदर होता है, ओके। तो ये क्लाइमेट हो गया। सॉइल टाइप, कैसी सॉइल है, रेगर सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, फर्टाइल है या नहीं है, तो ये चीज़ सॉइल टाइप होता है। अब ह्यूमन फैक्टर्स में आता है पॉपुलेशन, तो लैंड को तो ये भी डिटरमाइन कर रहा है ना कि कितने लोग वहाँ रह रहे हैं। अब ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो लैंड कम हो जाएगी क्योंकि बिल्डिंग्स बन जाएंगी। सेम चीज़ टेक्नोलॉजी के लिए है। टेक्नोलॉजी की अगर हमें टेक्नोलॉजी बढ़ानी है तो हमें उसके लिए भी लैंड का, उसके लिए कंपनी सेटअप होंगी, ओके। प्लांट्स लगेंगे, सोलर पावर प्लांट लगेंगे और टावर्स लगेंगे, तो इसके लिए भी लैंड खत्म होगी। और कल्चर और ट्रेडिशन के लिए भी लैंड का यूज़ होता है। तो ये लैंड यूज़ पैटर्न है इंडिया में, ओके। 2 फैक्टर्स हैं। तो अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का कितना है, तो ये 3.28 किलोमीटर है, ठीक है। ये है। अब इसके आगे है लैंड कितना है परमानेंट पैस्चर में, ये डिक्रीज़ हो रहा है। वाई? क्योंकि लैंड सेटलमेंट्स में ह्यूमन सेटलमेंट हो रहा है, लैंड में ह्यूमंस लोग रह रहे हैं और वहाँ पे बिल्डिंग्स बना रहे हैं, और इसकी वजह से लैंड कम हो रही है, पैस्चर्स भी कम हो रहे हैं। पैस्चर वो ग्रेजिंग एरिया है जहाँ पे गाय भैंस को चराया जाता है, ओके। तो ये हो गया। और ये जो डेटा है कि कितने परसेंट जो एरिया है वो, कितने परसेंट एरिया जो है वो नेट सोन एरिया है, तो नेट सोन एरिया है 54%,
ठीक है। नेट सोन एरिया मतलब कितने में हम लोग खेती करते हैं, नेट सोन एरिया वो होता है। ठीक है, तो ये 54% है जिसमें आप खेती कर रहे हो। ओके, अभी भी 54% है, बट ये धीरे धीरे डिक्रीज ही हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बन जा रही हैं, सेम रीज़न। ठीक है, पंजाब और हरियाणा में क्योंकि ज़्यादा खेती होती है अपने यहाँ, तो 80% ऑफ दिस टोटल एरिया ऑफ 54%, मतलब इस 54% का 80% जो एरिया है खेती का, वो पंजाब और हरियाणा में चला जाता है। बचा हुआ जो थोड़ा सा जो 10% है वो अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार का है। ओके, तो ये पैटर्न सोन एरिया है कि कितना उन्होंने दिया हुआ है। फॉरेस्ट एरिया जो है वो 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया है। अभी रिसेंट में फॉरेस्ट सर्वे दोबारा भी निकला हुआ है, तो कितना है, डिक्रीज़ हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, फॉरेस्ट डिक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये जो सर्वे होता है ये निकलता रहता है हर आई थिंक 5-6 ईयर्स में निकलता है। ठीक है, तो ये है इकोलॉजिकल बैलेंस, हमें देखना है कि कैसे इकोलॉजी बैलेंस किया जाए। तो इसके लिए इसको कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है कि लैंड में कितने क्या चीज़ें चेंज आ रही हैं, मतलब कितना फॉरेस्ट है, डिक्रीज़ हुआ या इंक्रीज़ हुआ। इंक्रीज़ तो होगा नहीं, डिक्रीज़ ही होगा। ह्यूमन सेटलमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, कितने % से इंक्रीज़ हो रहा है। तो इससे क्या होता है, एक बैलेंस्ड वे में सेटलमेंट्स और सस्टेनेबल तरीके से आप डेवलपमेंट कर पाते हो, जिससे कि नुकसान ना हो। ठीक है, और काम भी हो जाए, डेवलपमेंट भी हो जाए, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारी लैंड डिग्रेड कैसे होती है और उसको कंजर्वेशन की क्या मेजर्स हैं, क्या तरीके अपनाने चाहिए। डिग्रेड मतलब वो ख़त्म कैसे हो रही है और डिस्टर्ब कैसे हो रही है, एक तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मेन रीज़न है। डिफॉरेस्टेशन होता है, ये हम लोग पहले वीडियो में कंसिडर कर भी चुके हैं कि डिफॉरेस्टेशन होता है, लोग पेड़ काटते हैं फर्नीचर के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेडिकल प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, और भी चीज़ें हैं जिसके लिए पेड़ काटे जाते हैं। ओवर ग्रेजिंग करवाते हैं, जो ये पैस्चर्स है ना, ग्रेजिंग लैंड, यहाँ पे रेगुलरली ग्रेजिंग की वजह से क्या होता है, रूट्स ऑफ दी ग्रासेस जो होती हैं वो निकल आती हैं, और साथ साथ जो सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि रूट्स क्या करती हैं, जड़ें क्या करती हैं, सॉइल को बाइंड अप करती हैं, और वो कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, तो सॉइल जो है वो बंजर होने लगती है एंड डिग्रेड होने लगती है। लैंडस्लाइड जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, धीरे धीरे लैंड खिसकने लगती है, धंसने लगती है। ओके, तो ये हो गया। माइनिंग होती है, माइनिंग मतलब मेटल्स को, मिनरल्स को निकालने के लिए माइनिंग की जाती है, गोल्ड डिगिंग करने के लिए। ओके, तो गोल्ड निकालने के लिए डिगिंग की जाती है, मिनरल्स निकालने के लिए। ठीक है, तो ये होता है। क्वेरिंग की जाती है, और ये सारे मेथड्स हैं, मेजर्स हैं जो लोग करते हैं, लैंड डिग्रेड होती है जिससे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई जिससे कि बर्डन है और लैंड पे, और ये सारी लैंड जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, लैंड एरिया डिक्रीज़ हो रहा है, लैंड बंजर में कन्वर्ट होती चली आ रही है, और इवेंचुअली क्या है कि हमारा जो कल्टिवेशन लैंड है वो कम होता चला जा रहा है। तो स्टेट्स हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होता है क्योंकि यहाँ पे माइनिंग होती है। ये स्टेट्स जो है ये मिनरल रिच स्टेट है, रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मिनरल्स प्रेजेंट है, क्योंकि देखिए मिनरल्स होते हैं ना, ये ज़्यादातर फॉरेस्टेड एरिया में प्रेजेंट होते हैं। तो मध्य प्रदेश में बहुत फॉरेस्ट है, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, तो मिनरल्स भी बहुत सारे हैं। तो पेड़ काटे जाते हैं मिनरल्स निकालने के लिए, डिगिंग होती है और लैंड खराब हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग भी बहुत एक मेन रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन का। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ओवर इरिगेशन हो जाता है। ठीक है, लैंड डिग्रेड हो जाती है, वाटर लॉगिंग करने से इरिगेशन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और मिनरल प्रोसेसिंग होती है, ग्राइंडिंग होती है लाइमस्टोन वगैरह की। लाइमस्टोन होता है हमारा कैल्शियम का एक और है, समझ सकते हो आप। ठीक है, कैल्शियम का एक मटेरियल है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में डस्ट होती है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये बायोस्फीयर को गड़बड़ कर देती हैं। ठीक है, इसका जो एक प्रोसेस होता है, साइकिल गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से ये लैंड डिग्रेडेशन उसका एक कॉजेस है, कंसिक्वेंस है जो हार्मफुल है। ओके, अब सॉइल एज अ रिसोर्स, तो अब सॉइल को एज अ रिसोर्स हम लोग यूज़ करते हैं। ये हम लोगों को अच्छे से पता है कि सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, और उसमें हम लोग वो बहुत काम की चीज़ है। ओके, वैल्यूएबल है सॉइल। आजकल क्या है, जो शहरों में और ऐसे अर्बन एरियाज़ में लोग ना सॉइल खरीदने जाते हैं, किलोज़ के भाव में मिलती है सॉइल, तो इट्स अ वैल्यूएबल थिंग। ओके, रिसोर्स इसीलिए है वो। तो ये आप एक फिगर देख रहे हो, बड़ा सुंदर सा फिगर बनाया है ना, कलरफुल। ये क्या है, तो देखिए क्या है, पहला जो ग्रीन कलर का है ये हमारी टॉप सॉइल है, अपर सॉइल लेयर। और जनरली क्या होता है, जब सॉइल रिमूव होती है ना, सॉइल इरोजन होता है, तो यही सॉइल चली जाती है, और ये अपर सॉइल जो है ये चली जाती है। ओके,
दूसरा क्या है, ऑरेंज पोर्शन जो है ये है सब सॉइल, वेदर्ड रॉक्स, सैंड एंड सिल्ट क्ले। ठीक है, ये सब सॉइल है। वेदर्ड रॉक्स होती हैं यहाँ पे, मतलब छोटी छोटी सी रॉक्स भी प्रेजेंट होंगी, कंकड़ भी प्रेजेंट होंगे एंड सॉइल भी प्रेजेंट होगी। इसके नीचे आता है सब स्ट्रीम वेदर पेरेंट रॉक मटेरियल, जिससे ये सॉइल बनी है ना, ये इसका पेरेंट मटेरियल, ये बड़ी सी एक रॉक हुई होगी, आपने पढ़ा होगा सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, बड़ी सी रॉक होती है ड्यू टू वेदरिंग। वेदरिंग मतलब हवा चलती है पानी के बहाव से, ये सब रॉक्स जो होते हैं ये इधर उधर डिस्प्लेस होते हैं, घिसते 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 पाउडर्ड फॉर्म में सॉइल बन जाती है। ओके, तो ये वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल है, इससे ही ये टॉप सॉइल और सब सॉइल बनी होगी। ठीक है, इसके नीचे आता है अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक। अनवेदर्ड का मतलब इसकी वेदरिंग नहीं हुई है, ये प्रोसेस ऑफ वेदरिंग नहीं हुआ है, यानी ये जो पेरेंट रॉक था ये इधर उधर नहीं हुआ है, किसी फोर्स से ये इधर उधर पोजीशन नहीं चेंज किया है और इसकी वजह से ये सॉइल नहीं बनी है, ये थर्ड लेयर की वजह से बनी है सॉइल। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। सॉइल का हम लोगों ने देख लिया, टॉप सॉइल, सब सॉइल, वेदर्ड रॉक्स एंड अनवेदर्ड रॉक्स। अब क्या है, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, सॉइल्स कौन कौन सी हैं हमारे इंडिया में। ओके, तो पहला है एल्यूवियल सॉइल। ये सॉइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेजर पोर्शंस में ये सॉइल पाई जाती है। उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया और हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है उसमें ये सॉइल पाई जाती है। अभी हम लोग मैप को भी देखेंगे, मैपिंग से भी समझेंगे कौन सी सॉइल कहाँ पाई जाती है। तो ये एलुवियल सॉइल है, ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है, यहाँ पे अच्छे से खेती की जा सकती है और ये वाइडली स्प्रेड है हमारे नॉर्दर्न पार्ट में। ठीक है, और ये इंडस गंगा बेसिन को कवर करती है, ब्रह्मपुत्रा को कवर करती है, यानी ये अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। आई विल टेल यू इन द मैप कि कौन सी रिवर कहाँ पे है, पर उसको पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि डेटा क्या दिया है हमारी बुक में। ठीक है, तो ये एलुवियल सॉइल 3 रिवर्स का जो एक बेसिन है उसको कवर करती है। मेजर बेसिन हमारे इंडिया का, मेजर रिवर, बड़ी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, गंगा। ठीक है, तो गंगा बेसिन पूरा एलुवियल सॉइल से कवर्ड है। इंडस बेसिन पूरा कवर्ड है। इंडस रिवर जो है ये पाकिस्तान में भी जाती है और ये पूरा एलुवियल सॉइल से भी कवर्ड है, क्योंकि अच्छे से फर्टिलिटी है इस सॉइल में और ये रिवर्स क्या करती हैं, सॉइल को इधर उधर डिस्प्लेस करती हैं, लेके आती हैं। ठीक है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स ना फ्लो ऑफ रिवर की वजह से ही होता है, क्योंकि माउंटेन से रिवर बहती है, माउंटेन में बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, धीरे धीरे नीचे आती हैं, घिसती जाती हैं एंड वो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया एलुवियल सॉइल हमारी जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी है। लेट्स सी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ पे है और ये किसकी बात कर रहे हैं इन दी मैप। ओके, हम लोग मैप में देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो ग्रीन पोर्शन है, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन नहीं, जो जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन है वो नहीं, उसके जस्ट नीचे जो लाइट ग्रीन है ये आपकी एलुवियल सॉइल है। अब देखो आप, ये एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ जा रही है, ये पहले पूरा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये वाला पोर्शन, और ये ईस्टर्न प्लेन्स देखिए ये है। ठीक है, और ये गुजरात में भी जा रही है। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल गुजरात में भी पाई जाती है। मेजर स्टेट्स में ना एलुवियल सॉइल पाई जाती है। गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, ये गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है, ये है उत्तराखंड से। ठीक है, तो उत्तराखंड से गंगा निकलती है, ये पूरा पोर्शन कवर करते हुए गंगा जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, तो आप समझ गए कि गंगा पूरा ये कवर करते हुए आ रही है और बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, यानी गंगा जो रिवर, जो गंगा है ये क्या लेके आ रही होगी, सॉइल लेके आ रही होगी। और ये जो पूरा पोर्शन है ना ग्रीन वाला, यही है, बस समझ लो आप गंगा रिवर। ठीक है, ये पूरा पोर्शन एलुवियल सॉइल है, गंगा रिवर यहीं से निकलती है। इंडस को देखते हैं, इंडस कहाँ पे है, तो ये जो देखिए पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, ऊपर वाला पोर्शन जो है ना ये इंडिया का सबसे टॉप वाला पोर्शन, यहाँ से इंडस रिवर आती है। ठीक है, तो इंडस की जो हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं, सतलज, झेलम, ठीक है, रावी, चेनाब, ये सारी ट्रिब्यूटरीज जो है ये ऐसे डिवाइडेड है। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया मैप में। अब हम लोग वापस से डेटा में आ जाते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक का क्या है, एलुवियल सॉइल में बहुत सारी प्रपोर्शंस में सैंड होती है, सिल्ट होती है, क्ले होती है, तो अच्छा खासा प्रपोर्शन होता है, इसलिए ये फर्टाइल सॉइल है। ठीक है, रिवर वैलीज इसको लेकर आती हैं, जैसे गंगा रिवर हमने अभी बताया कि गंगा रिवर लेकर आती है। ये क्या बनाती है, ये जो सॉइल, जो ये जो एलुवियल सॉइल से प्लेन्स बनते हैं जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट होता है। क्योंकि देखिए आपने सुना होगा कि मोहनजोदड़ो जो है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मतलब उस टाइम पे जो सिविलाइजेशन था वो लोग कहाँ रहते थे, रिवर्स के आसपास रहते थे, क्योंकि उनको खेती करनी होती थी, पानी मिल जाता था और वो लोग रिवर के आसपास रहते थे, अपना सेटलमेंट कर लेते थे। तो ऐसे ही ये चीज़ आज तक ट्रेंड चला आया है। ठीक है,
तो लोग रिवर्स के पास ही रहने लगते हैं। तो उन प्लेन्स को बोलते हैं दुआर्स, DUARS, दुआर्स, कोस एंड तेरई। तो इन सारे रीजन्स को बोलते हैं दुआर, कोस एंड तेरई, इन सबको बोलते हैं जो ये स्लोप्स बनते हैं और सॉइल कोर्स होती है, यहाँ की रफ होती है और ठोस हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे लोग रहने लगते हैं। ठीक है, तो ये दुआर, कोस और तेरई का याद रखिएगा। ठीक है, अब दो तरीके की सॉइल्स पाई जाती हैं एलुवियल में। तो एलुवियल में दो तरीके की सॉइल होती हैं, एक होती है ओल्ड, एक होती है न्यू। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कैसे होती है। तो देखिए ये आ रही है रिवर, ठीक है, रिवर आ रही है, तो रिवर पहले जो सॉइल को लेकर आएगी। ठीक है, जैसे आप ये समझो कि रिवर है और ये सॉइल को लेते हुए आ रही है और सेटलमेंट कर रही है, फिर रिवर उसके आगे जा रही है, ठीक है, और सेटलमेंट कर रही है। तो जो पिछली सॉइल वो कवर कर चुकी है, पिछली सॉइल जो वो बना चुकी है, जो वो वापस ला चुकी है, उसको बोलते हैं ओल्ड सॉइल, और जो न्यू अभी अभी बनी है वो होती है न्यू सॉइल। ठीक है, इनके नाम है खादर और भांगर। तो जो आपकी बांगर है, मतलब बांगर या भांगर जो भी बोलते हैं, ये है ओल्ड एलुवियल सॉइल। ओके, और जो खादर है ये न्यू एलुवियल सॉइल है। और न्यू एलुवियल सॉइल जो होती है, जो ओल्ड एलुवियल सॉइल जो होती है, इसमें हाई कंसेंट्रेशन कंकड़ मिलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो आपकी ओल्ड सॉइल हो जाती है ना, इसमें कंकड़ की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो कंकड़ मिलने लगते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं वो खादर में होते हैं और वो ज़्यादा फर्टाइल होती है बांगर के कंपैरिजन में। तो जिसमें कंकड़ है वहाँ पे थोड़ी इतनी अच्छी सी खेती हो पाएगी, जिसमें नहीं है उसमें होगी। तो अब आते हैं ब्लैक सॉइल पे, और ये जो ब्लैक सॉइल है इसका कलर की वजह से इसको ब्लैक बोला जाता है, बिकॉज ये ब्लैक इन कलर होती है, और इसको रेगर भी बोलते हैं, रेगर मिट्टी। ओके, रेगर सॉइल। ठीक है, ये पाई जाती है गुजरात और डेक्कन प्लेट्यू वाले पोर्शन में। अभी देखेंगे मैप में, पहले देख लेते हैं कि इसका जो पेरेंट रॉक होता है वो कैसा होता है। वो ब्लैक सॉइल को फॉर्म करता है, बेसाल्ट ट्रैप होता है। बेसाल्ट एक रॉक होती है, इग्नियस रॉक है। ओके, बेसाल्ट, तो ये उससे बना है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारा पोर्शन, और साउथ की तरफ ये गोदावरी और कृष्णा वैलीज में भी पाई जाती है। तो ये देखिए ये है ब्लैक सॉइल। ठीक है, ये गुजरात वाले पोर्शन में है, महाराष्ट्र में है, और ये देखिए धीरे धीरे साउथ के पार्ट को भी कवर कर रही है। ठीक है, आपको मैप की अगर अच्छी नॉलेज है ना, तो आप ये अच्छे से समझ लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, महाराष्ट्र वाला पोर्शन ये सेंटर वाला पोर्शन है, और ये साउथ की तरफ, इस पूरे प्लेट्यू को बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, ये डेक्कन प्लेट्यू है, जिसको हिंदी में दक्कन बोलते हैं। दक्कन का पठार है ये, प्लेट्यू को हिंदी में पठार बोलते हैं। ओके, तो ये दक्कन का पठार है, और ये पूरा प्लेट्यू को कवर करती है ब्लैक सॉइल। ठीक है, ये अच्छी होती है, एलुवियल के कंपैरिजन में लो फर्टिलिटी होती है, बट अच्छी सॉइल होती है, कॉटन वगैरह यहाँ पे अच्छे से हो जाती है। और इस सॉइल में क्या है, बस एक पॉइंट आपको ही रिमेंबर रखना है, वो कॉटन वाला याद रखिएगा कि कॉटन ब्लैक सॉइल में होती है। ठीक है, इस सॉइल में क्या है कि हॉट वेदर में क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, गर्मी क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू में ना गर्मी एक्सट्रीम लेवल की होती है, और इसमें क्या हो जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं। और इसमें क्या बोलते हैं, मानसून के पहले इसमें क्या होता है, अच्छे से टिल्टिंग की जाती है। प्री मानसून की जो शावर्स होती है ना, जब ये इसकी ज़मीन गीली हो जाती है थोड़ी थोड़ी, तो इसमें टिल्टिंग की जाती है। टिल्टिंग मतलब जो होता है ना, आपने देखा होगा जो बैलों की हेल्प से पहले किया जाता था, जुताई करते थे। ठीक है, प्लगिंग की जाती है एक तरीके से, आप समझ लो। ओके, तो ये हो गया हमारा ब्लैक सॉइल। अब आते हैं रेड एंड येलो सॉइल्स पे। ये रेड और येलो इसलिए है क्योंकि इसका कलर ऐसा है। ठीक है, रेड इस वजह से क्योंकि ये इग्नियस रॉक से बनी है। मोल्टेन लावा जो होता है ना, जब वो रॉक्स फॉर्म कर लेता है, और वो वाली रेड रॉक्स जो होती है, क्योंकि गरम गरम लावा होता है, रेड कलर का निकलता है, और फिर जब वो घिसते घिसते जब सॉइल बनती है, रॉक्स जब वो घिसती हैं और सॉइल फॉर्म करती हैं, तो वो रेड सॉइल बनती है। सिमिलरली येलो भी है, येलो में येलो कलर का कंपोनेंट ज़्यादा होता है। अच्छा, ये रेड क्यों है कलर इसका, इग्नियस की वजह से तो है, लेकिन इसमें आयरन का कंपोनेंट ज़्यादा है। आयरन का जो होता है ना, आपने देखा होगा आयरन जो है उसमें जब जंग लग जाती है तो वो रेड कलर का हो जाता है। दैट इज़ द रीज़न। ठीक है, रेड वाले सॉइल में आयरन कंपोनेंट ज़्यादा है, इसलिए वो रेड होता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, आप लोग ये देख लो कि इसमें कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये पाई जाती है ओडिशा, छत्तीसगढ़ और साउदर्न पार्ट्स में, मिडिल गंगा प्लेन में पाया जाता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में भी पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है कहाँ पाई जाती है। ठीक है, और ये आयरन से बनी होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स हो जाती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक जो है ना, ये इग्नियस और सेडिमेंट्री का मिक्सचर होती है। ओके, येलो,
तो ये आप मैप में देख लो कि कहाँ है ये रेड सॉइल, ठीक है, रेड कलर से दिखाया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, और ये नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट में मिजोरम मणिपुर इसको कवर करता है, और ये छत्तीसगढ़ वाले पार्ट को, ओडिशा छत्तीसगढ़ वाले पार्ट को कवर करता है, और साउथ पोर्शन में ये केरला, तमिलनाडु और हमारा कर्नाटका का थोड़ा सा पोर्शन ये कवर करता है, ठीक है। तो इतने पार्ट में ये रेड सॉइल प्रेजेंट है और इन सब एरियाज़ में है। ये इसका मेन रीज़न है क्योंकि यहाँ पे आयरन का कंपोनेंट ज़्यादा होता है रेड सॉइल में, इसलिए इसको रेड सॉइल बोलते हैं, ठीक है। एरिड सॉइल को यहाँ पे येलो से दिखाया गया है, तो इसको आप येलो सॉइल से मिक्स मत करिएगा, ये एरिड सॉइल है, नॉट येलो सॉइल। तो अब हम लोग आते हैं लेटराइट सॉइल पे। ये लेटराइट सॉइल लेटिन वर्ड है, लेटर जिसका मतलब होता है ब्रिक, ठीक है। तो ये ब्रिक से बनी होती है, ब्रिक्स क्योंकि रॉक्स होते हैं धीरे धीरे घिसते हैं तो वो भी क्या बोलते हैं सॉइल बन जाती है एंड लेटराइट सॉइल बन जाती है, ओके। ये कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ज़्यादा पाई जाती है। वेट एंड ड्राई सीजन में ये अल्टरनेट होती है, मतलब ये दोनों ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में और वेट एंड ड्राई सीजन में भी पाई जाती है अल्टरनेटिवली, ओके। ये लीचिंग की वजह से इसका कलर जो होता है वो लेटराइट मतलब जो होता है ना, इसका कलर डल हो जाता है। लीचिंग इज़ द प्रोसेस इन विच कलर फेड्स अवे, ठीक है। तो ये हैवी रेन की वजह से लीचिंग हो जाता है इस सॉइल में, ठीक है। मोस्टली डीप टू डीप होती है, एसिडिक होती है। इसका पीएच वैल्यू जो होता है ना 6.0, इसको आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पीएच क्या होता है, ठीक है। पीएच वैल्यू जो होता है अगर ये 7 से अगर कम है, ओके, तो आपका मटेरियल जो है वो एसिडिक है, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है। तो इसका पीएच वैल्यू 6 होता है, इसका मतलब ये एसिडिक है, ठीक है। जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, एसिडिक की वजह से ये प्लांट को न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाती है, तो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स में ये डेफिशिएंट है, कम होते हैं और साउदर्न स्टेट्स में ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। अभी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है, महाराष्ट्र, ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में। अभी मैप में देख लेंगे हम लोग इसको भी। और इसमें जो फॉरेस्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो ये वाली सॉइल जो है ये डेसीडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट को सपोर्ट करती है। एवरग्रीन फॉरेस्ट वो होते हैं जो जहाँ पे जिनको रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है, वहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा होती है। और डेसीडियस फॉरेस्ट वो होते हैं जैसे ओक, साल, टीक, ये वाले फॉरेस्ट जो हैं ये डेसीडियस फॉरेस्ट हैं। सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी, ठीक है, ये जहाँ से मिलती है ये भी डेसीडियस फॉरेस्ट है। तो ये डेसीडियस फॉरेस्ट आपने फॉरेस्ट एरिया वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें क्या है कि ये वेजिटेशन जो है इसका कम होता है, सेमी एरिड एनवायरनमेंट चाहिए इसके लिए। ह्यूमस इसमें नहीं होता, ह्यूमस होता है रिच कंपोनेंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन द सॉइल, ठीक है। तो कितना इसकी फर्टिलिटी होगी ये ह्यूमस से डिसाइड होता है। तो ह्यूमस का कंपोनेंट कम है तो फर्टिलिटी ज़्यादा नहीं होती। इरोजन भी हो जाता है क्योंकि ह्यूमस कम है, ऑब्वियस सी बात है। ह्यूमस होता है मॉइस्चर, तो मॉइस्चर कम है, सॉइल सूखी होगी, इरोड कर जाएगी, डिग्रेडेशन हो जाएगा लैंडस्केप्स में, ओके। तो इसमें क्या है, सॉइल कंजर्वेशन की टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं, जैसे कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में लगाई जाती हैं इनकी टेक्निक्स। और क्या होता है सॉइल की यूज़फुल किसमें है, ये सॉइल क्यों यूज़फुल है? टी और कॉफ़ी उगाने में, ठीक है। तो टी और कॉफ़ी एक मेजर क्रॉप आप समझ सकते हो यहाँ की है। अब आते हैं एरिड सॉइल्स पे, ओके। तो एरिड सॉइल का कलर जो होता है रेड टू ब्राउन होता है, रेड से लेके ब्राउन तक के ये एक बोल सकते हैं ना जो कलर पैलेट होता है उसमें जाएगा ये, ठीक है। और जनरली सैंडी होते हैं टेक्सचर में, ज़्यादा इसमें खेती नहीं हो सकती क्योंकि सैंडी सॉइल में खेती नहीं होती है, ठीक है। और सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई होता है सैंडी सॉइल में, सॉल्ट का कंटेंट मतलब नमकीन, नमक बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्या होता है कॉमन सॉल्ट यहाँ से आप ऑब्टेन कर सकते हो, मतलब आपको अगर नमक खाना है तो आप एरिड सॉइल में जाओ और इवेपोरेशन कराओ और नमक लेकर आओ, ठीक है, खरीदना नहीं पड़ेगा, ठीक। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट की वजह से, क्योंकि ड्राई क्लाइमेट है इसीलिए ये सैंडी है, ठीक है। हाई टेम्परेचर होता है, इवेपोरेशन फास्टर हो जाता है और नमक निकल आता है, ठीक है। तो लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर। द लोअर हॉरिजन जो है इस सॉइल का ये कंकड़ होता है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल सी बात है ये सैंडी सॉइल है, खेती हो नहीं पाती, तो कंकड़ का पोर्शन ज़्यादा है। पर क्या है कि इरिगेशन का फैसिलिटीज़ हम लोगों ने काफ़ी अच्छा डेवलप कर लिया है, तो इरिगेशन काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। अगर प्रॉपरली इसमें इरिगेशन हो जाता है तो ये लैंड थोड़ा सा कल्टीवेबल बन जाता है, यहाँ पे थोड़ी सी खेती आप कर सकते हो। वेस्टर्न राजस्थान में मेजरली ये एरिड सॉइल पाई जाती है, ठीक है, तो ये रिमेंबर रखिए।
तो अब इसको समझ लेते हैं मैप में। तो देखिए पूरे भारत में एक ही जगह दिख रही है एरिड सॉइल, ठीक है, वेस्टर्न राजस्थान पोर्शन है, एरिड सॉइल हमने लिख दिया है वहाँ पे, और राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है। हम लोगों ने लेटराइट सॉइल को नहीं देखा था यहाँ पे। तो लेटराइट सॉइल को आप ये देख लो, ये ऑरेंज कलर का, हल्का सा ऑरेंज या पीच कलर बोल सकते हैं, पीच कलर में पोर्शन दिया है, थोड़ा थोड़ा सा है। एरिड सॉइल के पास भी है ये पीच कलर का पोर्शन, और ये वेस्टर्न घाट्स में भी है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये समझ लीजिए आप, इतना है। और अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दी चैप्टर, क्या है, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो आप सॉइल को इरोड कर रहे हो, बिकॉज सॉइल, देखिए ये पहला जो है ना, ये गली इरोजन दिया, ये गली वो गली नहीं है, ठीक है, ये दूसरा गली है, ठीक है, ये गली इरोजन है। ये आप समझ सकते हो कि ये देखिए सॉइल जो है ये धंस रही है, खिसक रही है, ओके, और ये नीचे हो जाती है, फिर उसके बाद ये पानी में चली जाती है, तो पानी को भी ये पल्यूट कर देती है, और क्या होता है यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते, यहाँ पे लैंड सेटलमेंट भी नहीं हो सकता, यहाँ पे खेती भी नहीं हो सकती। तो ये सॉइल इरोजन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, सॉइल इरोजन का एक एग्जाम्पल आपकी बुक में और नीचे एक इमेज में दिया हुआ है। अब इसको करने के लिए, इसको रोकने के लिए सॉइल कंजर्व किया जाता है, ठीक है। तो इसको कंजर्व करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, तो पहला है कि आप क्या करो, सॉइल को ऐसे, मतलब आप खेती ऐसी करो कि सॉइल का जो डिग्रेडेशन, ये जो इरोजन वाला चांसेस है ये कम हो जाए। तो इसके लिए पहला एक मेथड है टेरेस फार्मिंग, ठीक है। तो टेरेस फार्मिंग जो होता है ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे मेजरली रिवर्स पाई जाती हैं और सॉइल इरोड भी कर जाती है, इरोजन ज़्यादा होता है। तो ये मिज़ोरम मणिपुर वाले एरिया में ज़्यादा अच्छे से होता है, ओके। और दूसरा है कॉन्टोर प्लगिंग, ठीक है। तो कॉन्टोर प्लगिंग क्या होता है कि कॉन्टोर लाइंस में प्लगिंग की जाती है, ठीक है, एक लाइंस का फॉर्मेशन हो जाता है, रोज बना दी जाती हैं, और फिर उसको फ्लो ऑफ वाटर, जिससे कि डी एक्सेलरेट हो जाए, फ्लो ऑफ वाटर एक अलग पोर्शन से निकल जाए और खेती को भी डिस्टर्ब ना करे, क्रॉप्स को डिस्टर्ब ना करे, तो उस पोर्शन को कहते हैं कॉन्टोर प्लगिंग। स्टेप फार्मिंग में यानी टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, स्टेप्स बना दी जाती है, सीढ़ी बना दी जाती है और क्रॉप्स उगाई जाती हैं अलग अलग, ओके। तो ये सारे कुछ मेथड्स थे। और एक स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है कि स्ट्रिप क्रॉपिंग में रोज बना दिए जाते हैं, ऐसे स्ट्रिप्स बना दिए जाएंगे और उसमें अलग अलग क्रॉप्स उगाई जाती हैं। इससे क्या होता है कि क्रॉप्स का मतलब जो डिग्रेडेशन वाला प्रोसेस है, ये जो सॉइल का, ये कम हो जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है इसको। और स्ट्रिप क्रॉपिंग से अच्छा भी लगता है लैंड, और अच्छा तो लगता ही है, और क्या होता है कि अलग अलग तरीके की क्रॉप्स भी आप उगा सकते हो, ठीक है। तो रो क्रॉपिंग और स्ट्रिप क्रॉपिंग इसको बोलते हैं। शेल्टर बेल्ट से एक होता है, तो इनके जो रोज को बोलते हैं ना, स्ट्रिप क्रॉपिंग में जो ये रोज बन जाते हैं, इसको शेल्टर बेल्ट बोला जाता है। तो रोज को शेल्टर बेल्ट बोलते हैं, पूरे प्रोसेस को स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं, ओके। तो जाने से पहले मैं आपको एक ब्यूटीफुल सी इमेज दिखाती हूँ। बुक देख के आप थक गए होंगे, तो ये सुंदर सी इमेज देख लो। पहली इमेज जो ये है कॉन्टोर प्लगिंग की, इसमें क्रॉप्स उगाई जाती हैं, आपको रोज नज़र आ रही होंगी। और ये दूसरी इमेज जो है ये है टेरेस फार्मिंग की। कितना ब्यूटीफुल सा इमेज है, आप देखो, हिल्स में ये किया जाता है, ठीक है, और टेरेसेस बनाए गए हैं, स्टेप्स बनाए गए हैं, और ये फार्मिंग की जाती है, ओके। तो थोड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको अब इसको देख के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दो, भूलना नहीं ये काम करना, ओके। और ओके, बाय बाय। अब आएंगे चैप्टर 2 के साथ। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। और थोड़ा सा गला खराब हो गया है, अब ज़्यादा हो नहीं रही है, आवाज़ निकल नहीं रही है।